हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम एंड ऑडिट के एमसीक्यू कोड ऑन वेजेस के। सोचो, एक एम्प्लॉय को पूरी सैलरी नहीं मिलती, या फिर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, या ड्यूज पेंडिंग रह जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पैसे कौन देगा। ठीक है, पैसे कौन देगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर देगा, कॉन्ट्रैक्टर देगा, या गवर्नमेंट देगी। ठीक है। और अगर ये एम्प्लॉय क्लेम फाइल करना चाहता है तो क्या वो सीधा कोर्ट चला जाएगा, या कोड ऑन वेजेस ने कोई अलग अथॉरिटी बना दी है, या फिर मैक्सिमम कंपनसेशन कितना हो सकता है, 5 टाइम, 10 टाइम, या कोई लिमिट है? अगर आप इन सवालों पर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो ना, तो समझ लो ये वाला चैप्टर नंबर 6, पेमेंट ऑफ ड्यू क्लेम एंड ऑडिट, आपके यूजीसी नेट, ईपीएफओ, आरआरबी, स्टाफ वेलफेयर जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इस लेक्चर में हम सेक्शन 43 टू 50 डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हर प्रोविजन का एक एमसीक्यू है, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में एक भी फैक्चुअल मिस्टेक ना हो। तो चलो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 6, पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम एंड ऑडिट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से मैं इसलिए करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 5 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 करवाए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे चैप्टर नंबर 1 टू 5 तक के, पहले वो जाके आप देख लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज करते हो तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू में करवा रही हूँ, मिक्स करवा के नहीं करवा रही। और इसके बाद मैं एक कंपाइलेशन डालूंगी जिसमें ये सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू लाई विद, पे करने की, ड्यू को पे करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इंस्पेक्टर की, एम्प्लॉयर की, कॉन्ट्रैक्टर की, या गवर्नमेंट की? तो वो होती है एम्प्लॉयर की। ठीक है। अब देखो, यहाँ ड्यूज का मतलब क्या है? ड्यूज का मतलब है आपका वेजेस हो गया, वेजेस, बोनस, और डिडक्शन के बाद जो पेबल अमाउंट होता है ना, पेबल अमाउंट होता है। ठीक है, वो यहाँ पे ड्यूज है। सेक्शन 43 क्लियर कहता है कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 43। सेक्शन भी आप याद करने की कोशिश करना। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है कि वो एम्प्लॉय को उसके सारे ड्यू टाइम पे कर दे। अब एग्जांपल ले लो, अगर कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़कर भाग गया तो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, कि वर्कर को पेबल अमाउंट मिल जाए। वर्कर को गवर्नमेंट या इंस्पेक्टर के पास डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उसे एम्प्लॉयर से बात करनी चाहिए। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी एम्प्लॉयर की है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अनडिसबर्स ड्यूज इन केस ऑफ डेथ शैल बी पेड टू। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है अनडिसबर्स ड्यू इन केस ऑफ डेथ। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसका कुछ पैसा एम्प्लॉयर के पास रह गया, ठीक है, एम्प्लॉय मर गया और उसका एम्प्लॉय का कुछ पैसा एम्प्लॉयर के पास बचा हुआ है, तो उसको सेटल तो करना जरूरी है ना। तो सेक्शन 44 कहता है कि अनडिसबर्स ड्यूज को एम्प्लॉय के नॉमिनी या फिर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को पे किया जाएगा, जो बाद में लीगल हेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले नॉमिनी और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि पहले नॉमिनेशन होता है, लीगल हेयर तो बाद में आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय के नॉमिनी को या फिर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को पे किया जाएगा, जो बाद में लीगल हेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अथॉरिटी फॉर क्लेम मस्ट बी नॉट लो रैंक ऑफ। देखो, कोड में ना एक स्पेसिफिक अथॉरिटी अपॉइंट होती है जो वेज से रिलेटेड क्लेम डिसाइड करती है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो
किस रैंक से नीचे नहीं होनी चाहिए? लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, गजेस्टेड ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट जज। तो सेक्शन 45 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी क्लेम हमारा देखती है वो गजेस्टेड ऑफिसर से ब्लॉक की नहीं होनी चाहिए। अब एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट ने एक डिप्टी लेबर कमिश्नर जैसे गजेस्टेड ऑफिसर को क्लेम अथॉरिटी ने डेजिग्नेट कर दिया, ठीक है, तो वो गजेस्टेड ऑफिसर है इसलिए वो डेजिग्नेटेड है, लेकिन एक सिंपल क्लर्क को तो नहीं बना सकती ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मैक्सिमम कंपनसेशन अवॉर्डेबल इज। मैक्सिमम कंपनसेशन कितना मिलता है? देखो, जब एम्प्लॉयर इलीगली वेजेस रोक लेता है या फिर कम अमाउंट पे करता है, एक सेकेंड, कम अमाउंट पे करता है, ठीक है, तो सिर्फ बेसिक अमाउंट ही नहीं, आपको ना क्या मिलता है, बेसिक अमाउंट प्लस 10 टाइम कंपनसेशन। सपोज एक एम्प्लॉयर ने जानबूझ के 5,000 रुपए एक एम्प्लॉय को नहीं दिए, तो उसे ऑर्डर मिल सकता है कि 5,000 इंटू 10, 50,000 तक का कंपनसेशन वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे ताकि एम्प्लॉयर फ्यूचर में ऐसा ना कर सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्लेम अंडर कोड मस्ट बी फाइल्ड विद इन। देखो, क्लेम कितने टाइम में फाइल किया जाना चाहिए? क्लेम फाइल करने की ना, हर लीगल क्लेम को फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड फिक्स होता है, जिसके बाद नॉर्मली क्लेम नहीं लिया जाता। तो सेक्शन 45 सब क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग क्लेम आप कितने टाइम तक फाइल कर सकते हो? आप 3 साल तक क्लेम फाइल कर सकते हो। सपोज अगर कोई एम्प्लॉय है ना, उसका जनवरी 2022 से वेजेस नहीं मिला, तो वो जनवरी 2025 तक क्लेम फाइल कर सकता है। मतलब जिस दिन कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है, उससे वो 3 साल के टाइम तक क्लेम फाइल कर सकता है। इसके बाद वो करेगा तो शायद क्लेम एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है, बहुत दिक्कतें उसे फेस करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्लेम एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय। क्लेम एप्लीकेशन कौन कौन फिल कर सकता है? एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, इंस्पेक्टर और ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, ये तीनों कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। अब इसका देखो एग्जाम मैं समझाती हूँ। कोड वर्कर को इंडिविजुअली भी प्रोटेक्ट करता है और कलेक्टिव बॉडीज को भी राइट देता है कि उसके बिहाफ पर वो क्लेम डाल सकते हैं। सेक्शन 45 सब क्लोज 4 के अकॉर्डिंग क्लेम एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है, ट्रेड यूनियन भी कर सकती है और इंस्पेक्टर भी कर सकता है। तीनों में से कोई भी क्लेम फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर वर्कर इलिटरेट है, उसे नहीं पता क्लेम कैसे फाइल करना है, तो इनमें से कोई भी कर देगा, ठीक है, या फिर वो डर रहा है, विक्टिमाइजेशन फील कर रहा है, तो भी इनमें से कोई कर सकता है। इंस्पेक्टर भी क्लेम इनिशिएट कर सकता है, ट्रेड यूनियन भी कर सकती है और एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सिंगल एप्लीकेशन में बी फिल्ड फॉर। सिंगल एप्लीकेशन कौन कर सकता है, ठीक है, कौन भर सकता है? सिर्फ एक एम्प्लॉय ही फिल कर सकता है या एक एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, मल्टीपल एम्प्लॉयज या ओनली कॉन्ट्रैक्टर वर्कर? तो देखो, ये मल्टीपल एम्प्लॉयज भी सिंगल एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन किस केस में? जब उनका देखो, सेक्शन 45 सब क्लोज 5 क्या कहता है? मल्टीपल एम्प्लॉयज के लिए एक ही कंबाइंड एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है जब उनका डिस्प्यूट कॉमन हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि एक फैक्ट्री के 50 एम्प्लॉयज हैं और उनको 6 मंथ से बोनस नहीं मिला, तो सबका डिस्प्यूट कॉमन ही तो है ना। तो 50 अलग अलग एप्लीकेशन देने की बजाय एक एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, ठीक है। तो मल्टीपल एम्प्लॉयज सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, यह है इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अपील पीरियड अगेंस्ट क्लेम ऑर्डर इज। देखो, अपील पीरियड, अगर कोई अथॉरिटी ने हमें ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, क्लेम अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया है और एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय खुश नहीं है, तो वो कितने दिन में अपील कर सकता है? तो सेक्शन 49 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग वो 90 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है, ठीक है।
अब चले आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। अपीलेट अथॉरिटी मस्ट बी, अपीलेट अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए? सेम रैंक की होनी चाहिए, लोअर, हायर और जुडिशियल। तो ये होनी चाहिए हायर रैंक की, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अपील का, देखो अपील का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि ऊपर वाली अथॉरिटी ही नीचे वाले के ऑर्डर के तो रिव्यू करेगी, तो हायर होना चाहिए ना, ठीक है। सेक्शन 49 सब क्लोज टू क्या कहता है कि अपीलेट अथॉरिटी ऑलवेज हायर रैंक की होगी, जिससे हायरार्की मेंटेन हो सके और फेयर रिव्यू हो सके, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। डिस्प्यूट रिगार्डिंग बोनस इज डीम्ड टू, देखो बोनस से रिलेटेड डिस्प्यूट क्या माना जाएगा? सिविल डिस्प्यूट, वेज डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल डिस्प्यूट। तो अब ये माना जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो बोनस नॉर्मली किस में आता था? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का सब्जेक्ट था, लेकिन कोड ऑन वेजेस ने क्या किया, इसमें इसको इंटीग्रेट कर दिया और सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग बोनस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही माना जाएगा। मतलब इसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म के थ्रू ही सॉल्व होगा, ठीक है। अगर पूरी फैक्ट्री के वर्कर को बोनस नहीं दिया जा रहा तो ये कलेक्टिव डिस्प्यूट है, जो कंसिलिएशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के लेबर पर जा सकता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। चैप्टर 7 इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक चैप्टर 5 तक के लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कोड ऑन वेजेस के नाम से, न्यू लेबर कोड, तो वहां पे आप चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 के लेक्चर भी देख सकते हो। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।